हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपने अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले के लेक्चर में हमने आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्लासी के युद्ध को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम बक्सर के युद्ध को पढ़ने वाले हैं। दोनों ही युद्ध, दोनों ही बैटल्स काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए, नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए, हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले बक्सर का युद्ध, डेट लिख लेंगे। डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। कई बुक्स में आपको 23 अक्टूबर की जगह 22 अक्टूबर भी डेट देखने को मिलेगी, तो दोनों ही डेट राइट है। आप ऐसे याद रख सकते हैं 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी, क्योंकि एमसीक्यू यदि पूछा जाएगा तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में या तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी आएगा या फिर 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी आएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक डेट दी जाएगी और दोनों ही राइट है। मैक्सिमम टाइम पे ईयर पूछा जाता है तो ईयर ध्यान रखेंगे। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं, घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद में बंगाल के नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। और किसके द्वारा यह नियुक्त किया जाता है? अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लिखना स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। लिखेंगे प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद में बंगाल पर नए नवाब की नियुक्ति की जाती है, जो कि एक कठपुतली नवाब होता है। नाम है उनका मीर जाफर। ठीक है, कब नियुक्ति की जाती है इनकी? तो 1757 ईस्वी में जब प्लासी का युद्ध हुआ था। आप लोगों को पता ही होगा डेट, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है। तो 1757 ईस्वी में युद्ध में अंग्रेजों की विजय के बाद में अंग्रेज एक कठपुतली नवाब की नियुक्ति करते हैं, जिनका नाम होता है मीर जाफर। इनका शासनकाल बंगाल पर कब से कब तक चलता है? तो 1757 ईस्वी से 1760 ईस्वी तक मीर जाफर बंगाल के शासन को संभालते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो ही चुका था। अंग्रेज जैसा बोलते थे वैसा मीर जाफर को करना ही पड़ता था, इसीलिए इन्हें कठपुतली नवाब कहा गया था। ठीक है, कठपुतली नवाब का अर्थ ही यही है कि कोई ना कोई उसे चला रहा है। अब दोस्तों होता क्या है, शुरुआत में तो मीर जाफर जैसा अंग्रेज कहते हैं वैसा ही करते रहते हैं, लेकिन अंग्रेजों का जो लालच है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। निरंतर रूप से उन्हें और अधिक से अधिक धन की डिमांड होने लगती है मीर जाफर से, जो कि मीर जाफर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मीर जाफर आगे जाके क्या करते हैं कि उनकी सारी डिमांड्स अंग्रेजों की कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 1760 ईस्वी में अंग्रेज मीर जाफर को बंगाल के नवाब के पद से हटाकर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को वहां पर नियुक्त करते हैं। तो अगले नवाब कौन हो गए? मीर कासिम। और क्या रिश्ता था इनके बीच में? तो ये थे दामाद। मीर कासिम मीर जाफर के क्या थे? दामाद थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो अब मीर कासिम हो गए बंगाल के नवाब। कब? 1760 ईस्वी से। 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम ने बंगाल की गद्दी को संभाला था, बंगाल के शासन को संभाला था। शासनकाल का समय याद रखेंगे। मीर जाफर के बाद में अब मीर कासिम बन गए बंगाल के नवाब। 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक ये बंगाल के शासन को संभालते हैं। लेकिन दोस्तों मीर कासिम वैसा नहीं करते हैं जैसा अंग्रेज चाहते, एज इट इज नहीं कर पाते हैं मीर कासिम कहीं ना कहीं स्वयं को मजबूत बनाने में लग जाते हैं। वे चाहते हैं कि हम अंग्रेजों, हमारी जो ताकत है, बंगाल के नवाब की जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बराबर हो जाए या अंग्रेजों से अधिक हो जाए, ताकि हम स्वतंत्र रूप से बंगाल की सत्ता को संभाल सके। तो मीर कासिम के द्वारा कुछ कार्य किए जाते हैं। क्या कार्य किए जाते हैं इनके द्वारा? तो इनके द्वारा पहले तो बंगाल की जो राजधानी मुर्शिदाबाद होती है उसे ट्रांसफर करके मुंगेर कर दिया जाता है। ठीक है, राजधानी परिवर्तन करते हैं ये। और राजधानी परिवर्तन क्यों किया जाता है? क्योंकि अंग्रेज जो होते हैं दोस्तों, वो बंगाल के शासन काल में या बंगाल के सत्ता में काफी हस्तक्षेप करने लगते हैं। इसीलिए यह निर्णय लिया जाता है मीर कासिम के द्वारा कि अंग्रेजों से दूर हो लिया जाए, है ना। तो पहले बंगाल की राजधानी क्या हुआ करती थी? मुर्शिदाबाद हुआ करती थी, मुर्शिदाबाद।
तो मुर्शिदाबाद से बदल कर ट्रांसफर करके राजधानी क्या बना दी जाती है बंगाल की? मुंगेर को बना दी जाती है। देखिए अब आपको समझ में आएगा। मुर्शिदाबाद वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। तो पहले राजधानी पश्चिम बंगाल में थी। और आपको पता ही है कि जो व्यापार के लिए किला बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, फोर्ट विलियम, वो कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। तो अंग्रेज कहाँ पे रह रहे हैं? कलकत्ता में रह रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, कलकत्ता भी। तो डायरेक्ट हस्तक्षेप करते थे मुर्शिदाबाद आके, बार बार मीर कासिम को परेशान करते थे, धन के लिए परेशान करते थे, बार बार उसके टच में रहते थे। तो मीर कासिम क्या करते हैं? राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लेते हैं। और मुंगेर कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ठीक है, पूर्वी बिहार में, मतलब थोड़ा दूर चले जाते हैं अंग्रेजों से, ताकि अंग्रेज बार बार राजधानी में आके उन्हें तंग ना करे, जो कि अंग्रेजों के लिए बिल्कुल भी हितकर नहीं था। तो ये चीज करते हैं, राजधानी परिवर्तन। उसके बाद में एक और चेंज क्या करते हैं? टैक्स में सुधार करते हैं। कई कार्य किए गए थे इनके द्वारा, ऐसे टैक्स में सुधार करते हैं। तीसरा कार्य क्या होता है? तो भारतीय व्यापारियों को रियायत देते हैं ये, जिससे अंग्रेज बिल्कुल भी खुश नहीं होते। भारतीय व्यापारियों को रियायत, ठीक है, व्यापार में रियायत देना स्टार्ट करते हैं। किन्हें? जो इंडियन मर्चेंट्स होते हैं उन्हें, भारतीय व्यापारी जो होते हैं उन्हें। ठीक है, और साथ ही साथ सैनिकों को भी सैन्य प्रशिक्षण देते हैं, वे भी नवीन तरीके से, ताकि कहीं ना कहीं सेना मजबूत हो सके, अंग्रेजों से जो युद्ध वगैरह इन फ्यूचर यदि करे तो उनका सामना कर सके। इसीलिए क्या करते हैं? नवीन तरीके से सैन्य प्रशिक्षण, इस तरीके के कई कार्य करते हैं मीर कासिम। ठीक है, जो कि बंगाल के नवाब होते हैं मीर कासिम, अपने शासनकाल के दौरान इस तरीके के कई कार्य करते हैं जिससे अंग्रेज नाखुश हो जाते हैं। और नाखुश होकर 1763 ईस्वी में मीर कासिम को भी बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं और पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया जाता है। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम। चलिए अब क्या हुआ है? अब मीर जाफर पुनः बन गए नवाब बंगाल के 1763 ईस्वी में, जो कि कब से कब तक शासन को संभालते हैं? 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी तक पुनः बंगाल के शासनकाल को संभाला जाता है मीर जाफर के द्वारा, 1763 से 1765 ईस्वी के। अब दोस्तों मीर कासिम का क्या होगा? मीर कासिम तो हट गए बंगाल के नवाब के पद से, तो मीर कासिम क्या करते हैं? मीर कासिम उत्तर प्रदेश और अवध के क्षेत्र में घूमने के लिए चले जाते हैं, यहाँ के शासकों से मिलने के लिए चले जाते हैं मीर कासिम। अब यहाँ पे बंगाल के शासन को संभाल रहे हैं मीर जाफर, और मीर कासिम क्या करते हैं? मीर कासिम के बारे में देख लेते हैं। मीर कासिम उत्तर प्रदेश व अवध की ओर जाते हैं अब यहां पे इन्हें कौन मिलता है? तो यहां पे इन्हें मिलता है यूपी में मुगल साम्राज्य के शासक मिलते हैं। किनसे मिलते हैं यूपी में जाके? ये मुगल शासक से मिलते हैं। और उस समय मुगल शासक कौन होते हैं दोस्तों? तो नाम याद रखेंगे, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीर कासिम किससे मिलते हैं? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिलते हैं। उसके बाद में अवध जाते हैं और अवध के नवाब सुजाउद्दीन से इनकी भेंट होती है। अवध के नवाब सुजाउद्दीन। ठीक है, इनके साथ में इनकी भेंट होती है। किनकी? मीर कासिम की, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन के साथ में इनकी भेंट होती है, और ये मिलकर एक त्रिगुट संधि का निर्माण करते हैं। ये तीनों मिलके दोस्त बन जाते हैं अच्छे, और एक त्रिगुट संधि बनाते हैं। अब दोस्तों इनसे भेंट क्यों की थी मीर कासिम ने? तो उसका रीजन ये था कि उस समय पे भारत में अगर कोई पावरफुल शक्तियां थी तो यही थी मुगल शासक
जो थे वे पावरफुल थे। पावरफुल कहने का अर्थ सबसे अधिक पावरफुल उस समय पे, ठीक है। क्षीण तो होते ही जा रहे थे उत्तर मुगल काल के समय पे, मुगल शासक धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोते जा रहे थे, लेकिन फिर भी मजबूत थे। वहां पर जितने भी भारतीय शासक थे उनमें अधिक मजबूत थे मुगल शासक, ठीक है। फिर बाद में अवध के नवाब, तो अवध जो एरिया था ये भी बंगाल की तरह ही एक समृद्धशाली एरिया हुआ करता था अवध वाला। तो अवध के नवाब भी ताकतवर हुए, तो इनसे मिलते हैं और एक त्रिगुट संधि का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। कौन कौन है त्रिगुट संधि में? त्रिगुट संधि में 3 लोग हैं। एक तो हो गए मीर कासिम, एक हो गए शाह आलम, और तीसरे हो गए अवध के नवाब सुजाउद्दीन। ठीक है, तो ये हो गई त्रिगुट संधि, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्रिगुट संधि में कौन कौन थे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 3 व्यक्ति थे त्रिगुट संधि में, मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दीन। चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये न्यूज अंग्रेजों को मिलती है कि भाई एक त्रिगुट संधि का निर्माण करा है मीर कासिम ने, तो अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज बिहार में इस त्रिगुट संधि के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ देते हैं, और इस युद्ध का नाम ही होता है बक्सर का युद्ध। बिहार के बक्सर में युद्ध छेड़ते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों के द्वारा युद्ध छेड़ा जाता है। युद्ध होता है बक्सर का युद्ध, बक्सर जो कि बिहार का भूभाग है। बक्सर का युद्ध, डेट हमने पहले ही डिस्कस कर ली, लेकिन फिर भी नोट डाउन करेंगे। 23 अक्टूबर, यहां लिख लेंगे 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी। ठीक है, किनके मध्य हुआ बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध त्रिकूट संधि और अंग्रेजों के मध्य होता है। किन किन के मध्य हुआ है बक्सर का युद्ध? तो बक्सर का युद्ध त्रिकूट संधि, त्रिकूट संधि आप समझ ही गए होंगे। 3 व्यक्ति हैं इनमें, कौन कौन? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन। तो त्रिकूट संधि वर्सेस अंग्रेज। त्रिकूट संधि में तीनों का नाम लिख लेंगे, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दीन। ठीक है, तो त्रिकूट संधि में नेतृत्वकर्ता कौन थे? मीर कासिम थे इस युद्ध में। यदि लीडर का नाम पूछा जाए कि त्रिकूट संधि के लीडर कौन थे, तो मीर कासिम थे नेतृत्वकर्ता। ठीक है, और इधर अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अंग्रेजों की तरफ से लीडर थे, नाम याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। हमने देखा सेनापति रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे। और बक्सर के युद्ध की यदि बात की जाए तो नेतृत्वकर्ता का नाम है हेक्टर मुनरो। दोनों ही चीजें कंफ्यूज कर सकती है, तो याद रखेंगे प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव थे और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो हैं। अब दोस्तों इस युद्ध में विजय किसकी होती है? तो अंग्रेजों की होती है। आप सभी जानते ही हैं बक्सर का युद्ध किसके द्वारा जीता गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा जीता गया था। यहाँ पे त्रिकूट संधि की हार हो जाती है, और ये बहुत बड़ी हार है। क्यों बहुत बड़ी हार है? क्योंकि दोस्तों उस समय भारत में यदि मेन पावरफुल लोग थे तो वे यही थे, मुगल शासक, अवध के नवाब और मीर कासिम। जब इनकी हार हो जाती है तो जो छोटे छोटे स्वतंत्र प्रांत होते हैं उनकी ताकतें इनके सामने क्या हो जाती है? अंग्रेजों के सामने काफी कमजोर थी। तो यहाँ एक सेंटेंस कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध जब अंग्रेजों ने विजय किया था तो भारत में शासन के द्वार खुल गए थे अंग्रेजों के लिए। लेकिन बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का भारत पे आधिपत्य तय हो गया था कि भारत पर अब अंग्रेजों का शासन निश्चित रूप से है। ये बहुत बड़ी विजय थी अंग्रेजों के लिए। और प्लासी का युद्ध तो फिर भी अंग्रेजों ने षड्यंत्र के थ्रू जीता था, लेकिन बक्सर का युद्ध इन्होंने लड़कर
और विधिवत रूप से ही जीता था अंग्रेजों ने। इसीलिए बक्सर की लड़ाई काफी इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों के लिए और यहीं से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य स्टार्ट होता है बक्सर के युद्ध के बाद में, इसलिए बक्सर का युद्ध काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? त्रिगुट संधि और अंग्रेजों के मध्य हुआ। त्रिगुट संधि के नेतृत्वकर्ता मीर कासिम थे और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्वकर्ता हेक्टर मुनरो हुए। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई, हेक्टर मुनरो की विजय हुई। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे एक संधि होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इलाहाबाद की संधि 2 डेट पे होती है, 2 तरह से होती है। ये ऐसे करके नोट डाउन कर लेंगे इसे, इलाहाबाद की संधि लिख के। इलाहाबाद की संधि एक तो होती है मुगल शासकों के साथ में अंग्रेजों की और एक होती है अवध के नवाब के साथ में अंग्रेजों की। ठीक है, तो पहले होती है मुगल शासकों के साथ में, तो मुगल शासक प्लस अंग्रेजों की, और एक होती है बंगाल नहीं, अवध के नवाब अब ये संधियां क्यों हो रही थी दोस्तों? अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जब युद्ध जीत लिया तो भारत पे आधिपत्य करो ना, ये संधियां क्यों हो रही है? तो संधियां इसलिए हो रही है कि ताकि लोग भड़के ना ही अंग्रेज सरकार को बुरा माने। लोगों को ये लगे कि युद्ध हुआ था और युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी, फिर भी उन्होंने इतनी सहानुभूति दिखाई कि पूरे भारत पर आधिपत्य नहीं किया, जबकि अंग्रेजों का मंसूबा क्या था कि धीरे धीरे स्नेह क्या करेंगे, भारत पे, संपूर्ण भारत पे अपना आधिपत्य जमाएंगे, लोग भड़के ना। इसी वजह से ये संधियां होती थी उस समय, अवध के नवाब प्लस अंग्रेजों के मध्य। नहीं तो अंग्रेज चाहते हैं तो वे सभी को भगा के पूरे भारत पे आधिपत्य करने वाले थे, लेकिन उस समय क्या होती, जो जनता थी वो भड़क जाती और अंग्रेजों का भारत में रहना दूभर हो जाता। इसीलिए अंग्रेजों ने ये चाल चली थी संधियों के रूप में। तो मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य संधि कब होती है? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद की संधि है ना, 2 डेट याद रखेंगे आप, एक तो 12 अगस्त 1765 और 4 दिन के बाद में 16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब के साथ में संधि की जाती है, इलाहाबाद की संधि। क्या क्या हुआ था इस संधि में, किसको कितना लाभ मिला था वो देख लेते हैं। तो मुगल शासक और अंग्रेजों के मध्य जो संधि होती है इसमें क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं? तो एक तो अवध के नवाब, जो अवध वाला क्षेत्र था उसमें 2 स्थान थे, इलाहाबाद और कड़ा, ये वाला क्षेत्र मुगल शासकों को दे दिया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र किसे दिया जाता है? मुगल शासकों को दिया जाता है। मुगल शासक को दिया जाता है। एक और चीज क्या होती है? 26 लाख पेंशन, वार्षिक पेंशन यहां पे मुगल शासकों को देना तय किया जाता है। 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन, यहां से पेंशन चालू हो जाती है इनकी, वार्षिक पेंशन। ठीक है, अंग्रेजी शासन के द्वारा क्या होता है? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल शासकों को देना तय किया जाता है। एक और चीज होती है यहाँ पे, अब अंग्रेजों के फायदे वाली चीज होती है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा वाला जो भूभाग होता है यहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो जाता है और यहाँ पर अंग्रेज मुक्त व्यापार कर सकते हैं बिना किसी टैक्स को दिए हुए, बिना किसी राजस्व या रेवेन्यू को चुकाए हुए। ठीक है, क्योंकि ये इन्हीं का क्षेत्र हो जाता है। तो बिहार, ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी विजय होती, क्योंकि अब तक मुक्त व्यापार तो कर रहे थे इस क्षेत्र में, लेकिन किस तरीके से टैक्स को पे करके कर इन्हें देना पड़ता था, राजस्व इन्हें चुकाना पड़ता था। लेकिन अब बक्सर के युद्ध में विजय के बाद में इन्हें किसी भी तरीके का टैक्स यहाँ पर शासन को नहीं देना है, ये मुक्त व्यापार यहाँ के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो बिहार, बंगाल व उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। यदि नहीं दिख रहा है तो आप लिख लेंगे, अंग्रेजों के पास। कौन कौन सा क्षेत्र? बिहार, बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है और यहाँ पे ये मुक्त व्यापार कर सकते हैं बिना किसी कर की अदायगी के।
16 अगस्त 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजाउद्दीन के साथ में अंग्रेजों की मीटिंग होती है और ये वाली संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। तो इसमें क्या होता है, इसमें अवध के नवाब पर जुर्माना लगाया जाता है 50 लाख रुपए का, 50 लाख का जुर्माना। जुर्माना किस लिए? क्योंकि बिना किसी वजह के आपने ये युद्ध किया, युद्ध में पार्टिसिपेट किया, इस वजह से 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा अवध के नवाब पर। यदि आप 50 लाख रुपए का जुर्माना भर देते हैं तो फिर आपके अवध का जो क्षेत्र है उसे आपके हवाले कर दिया जाता है। तो जैसे ही अवध के नवाब ये वाला पैसा चुकाते हैं, उन्हें अवध का क्षेत्र पुनः लौटा दिया जाता है। जुर्माना चुकाने के बाद अवध का क्षेत्र पुनः लौटाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी इलाहाबाद की संधि, जिसमें अवध के नवाब के और अंग्रेजों के मध्य क्या संधि होती कि 50 लाख रुपए का आपको जुर्माना भरना है और जैसे ही आप जुर्माना भरेंगे तो आपका अवध का क्षेत्र आपको पुनः लौटा दिया जाएगा। बस इतनी सी संधि हुई थी अवध के नवाब के साथ में। और वहीं मुगल शासकों और अंग्रेजों के मध्य क्या संधि हुई थी, इलाहाबाद व कड़ा का क्षेत्र मुगल शासकों को दिया गया था। 26 लाख वार्षिक पेंशन की बात की गई थी कि आप मुगल शासक को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी जाएगी अंग्रेजों की तरफ से। बिहार, बंगाल व उड़ीसा का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के पास अब आ गया था। इसीलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध को विजय करने के बाद में कहीं न कहीं अंग्रेजों का आधिपत्य भारत पर शुरू हो गया था। तो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण बैटल है। दोनों ही बैटल्स काफी इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध भी और बक्सर का युद्ध भी, दोनों ही बैटल्स एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। सो अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, लर्न कीजिएगा बढ़िया से। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।